हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे, जो कि अपने जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो 2021 का जो पेपर होगा उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बीएससी फाइनल जो सेकेंड ईयर है या बीएससी फाइनल ईयर का जो सिलेबस था पेपर का, कि भाई जो 5 यूनिट थी उनमें से क्या कर दिया गया था कि 3 यूनिट हमें करनी है या 3 ही क्वेश्चन हमें टोटल करनी है। वो पैटर्न अपना सेकेंड ईयर का है। सेकेंड ईयर में भी यही कहा गया है कि जो भी अपने पास 5 यूनिट आती थी, 5 में से हमें क्या करने थे कि 2 क्वेश्चन थे, एक अथवा खा था और टोटल अपने 10 क्वेश्चन थे। उन्हीं में से हमें को क्या करना था कि वो 5 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन इस बार जो एक कोविड-19 की वजह से क्या कर दिया गया कि अपने पास जो अथवा का मैटर था उसको हटा दिया गया। सभी के सभी जो है वो एक क्वेश्चन के रूप में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि पेपर के अंदर 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी यूनिट से आए हो, चाहे 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन हो या 1 यूनिट से 3 क्वेश्चन हो या 1 यूनिट से 1 ही क्वेश्चन हो, वो सभी एक ही क्वेश्चन के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो अपने अंदर अपने जो पेपर है उसके अंदर ये है कि हमें केवल और केवल कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन करने का मतलब है कि अपना पेपर वहीं के वहीं कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपनी बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हम बात कर रहे हैं कौन सी केमिस्ट्री की, अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पेपर नंबर 3 है ये। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होगा अपना जो वाटर का मॉलिक्यूल है, रासायनिक साम्यावस्था का जो चैप्टर है उसी के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसके अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, H2O के बारे में। कहने का मतलब जल तंत्र के बारे में अगर पूछ रहा है, क्या कह रहा है, वाटर सिस्टम। अगर अपने पास वाटर सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या कहते सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं वाटर सिस्टम हो सकता है, CO2 सिस्टम हो सकता है, सल्फर सिस्टम हो सकता है। ये तो अपने पास क्या है, केवल और केवल एक की हमने बात की है। इनके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल प्लस वाटर हो सकता है, अल्कोहल प्लस वाटर हो सकता है। इसके अलावा फेरस और वाटर हो सकता है। कहने का मतलब किसी एक कंपाउंड के लिए सिस्टम पूछ सकता है, जैसे कि मैंने वाटर लिखा, CO2 लिखा, सल्फर लिखा। इनके अलावा हम ये कह दें कि किसी 2 कंपाउंड्स को साथ में ऐड करके फिर उनका भी सिस्टम पूछा जा सकता है। तो दोनों ही सिस्टम की हम बात करें तो अपने पास सबसे पहले हमने लिया है वाटर सिस्टम। किसी एक सिस्टम की हम चर्चा करेंगे, बाकी जो सिस्टम है उसी से रिलेटेड है, उसी के समान हमें क्या करने हैं, शो करने हैं। तो हम यहाँ से बात करेंगे सबसे पहले वाटर सिस्टम की, कि वाटर सिस्टम होता क्या है उसकी हमें बात करनी है। सबसे पहले बात की जाए वाटर सिस्टम या जल तंत्र की, तो जल तंत्र है सबसे पहले हमें पता है। वाटर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड अगर वाटर सिस्टम ना पूछा जाए तो CO2 सिस्टम पूछ सकता है, सल्फर सिस्टम पूछ सकता है। तो इसी जो वाटर सिस्टम हम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको भी शो करना है। सबसे पहले तो बात कर ली जाए, वाटर सिस्टम है उसके अंदर 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी बात करें तो सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये कह दें कि वाटर सिस्टम के अंदर 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमने बात कर ली कि भाई वाटर है, पानी है, तो पानी इन तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, पानी इन तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। अब बात कर ली जाए कि भाई पानी है, पानी सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। 3 अवस्थाओं के अंदर अपने पास क्या है, वाटर सिस्टम है। अब ये कह दें तीनों परावस्थाएं जो है वो एक दूसरे के क्या हो सकती है, साम्य में हो सकती है। कहने का मतलब सॉलिड और लिक्विड साम्य में हो सकती है, लिक्विड और गैस साम्य में हो सकती है। तो इन तीनों परावस्थाएं एक दूसरे की क्या हो सकती है, साम्य में हो सकती है। इसी साम्य को देखने के लिए हम क्या लेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम ये शो करेंगे कि भाई ये क्या है, साम्य के अंदर स्थिति है, साम्य के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले बात की जाए साम्य में शो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने क्या लिया, नीचे की ओर टेम्परेचर, यहां मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर। अब बात कर रहे हैं टेम्परेचर और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, प्रेशर ले ले। सबसे पहले ये कह रहा है कि मेरे पास जो है वो इस प्रकार से डायग्राम बना, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए तो ये वो बिंदु है जहां पे तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं। भाई ये भी वो बिंदु है जहां पे तीनों की तीनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। मतलब इसको हम क्या मानेंगे, त्रिक पॉइंट मानेंगे। ये क्या है, त्रिक है, जिसको हमने क्या माना,
ओ माना कि भाई ये वो त्रिक है, ये वो बिंदु है जहां पे ये और ये तीनों अवस्थाएं क्या हो रही है, मैच हो रही है। तीनों अवस्थाएं क्या हो रही है, मैच हो रही है, तीनों अवस्थाएं मिल रही है। कहने का मतलब ये ओ पॉइंट जो है इन तीनों के लिए क्या है, इक्विवेलेंट है, साम्य है। इन तीनों के लिए क्या होगा, साम्य होगा। अब बात कर ली जाए, भाई ये क्या है अपने पास बी है, ये अपने पास क्या है सी है, सॉरी ये अपने पास क्या है ए, सॉरी ए है, और ये अपने पास क्या है सी है। सबसे पहले तो बात करें इस ग्राफ के अंदर, हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन है वो किसको शो करती है, गैस को शो करती है। ये जो है वो द्रव को शो करती है, और ये जो नीचे वाला है वो किसको शो करता है, ठोस को शो करता है। तो हमने क्या कहा कि वाटर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कहा कि वाटर सिस्टम के अंदर 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। वाटर में 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों क्या होती है, प्रावस्था में, साम्य में होती है। यहां हमने ऐड कर लिया। अब बात करें यहां से अपने पास कौन सा कितना कितना होता है, तो उसकी बात कर ले। तो सबसे पहले मैं कह दूं कि भाई यहां पे अपने पास 273 डिग्री है, 273 डिग्री। अब अगर मैं कह दूं भाई बी पॉइंट, ये कहते हैं यहाँ पे अपने पास 273 है, तो जैसे इधर तो क्या हो गया माइनस, तो ये अपने पास मित स्थाई में बीच में तो अपने पास क्या जाएगा, जीरो। इधर की साइड का और इधर प्लस की साइड में चला जाएगा। तो ये जीरो है, जीरो के बाद क्या आ गया, 100 आ गया, फिर 200 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। अब ये कह रहा है कि भाई जैसे जैसे इस ग्राफ की बात करूँ, तो अपने पास कौन कौन से पॉइंट्स पे, अगर इनकी बात करें कौन से पॉइंट पे ये क्या करती है, बिंदुओं को शो करती है। तो सबसे पहले अपने पास ग्राफ इस टाइप का, सबसे पहले मैं कह दूं भाई यहाँ से मेरे पास ये बिंदु है वो यहाँ आ रही है। इस बिंदु का मान ले कि भाई ये कितना है, 273 है। ये भी जो बिंदु है वो क्या शो कर रही है, 273 टेम्परेचर अपने पास प्रेजेंट है, या 273 पे क्या करेगी, काम करना स्टार्ट कर देगी। फिर ये बात करें कि ये ओ बिंदु है वो कहाँ शो होएगा, तो ये ओ बिंदु तो हमेशा किस पे आएगा, जीरो पे। और वाटर है, वाटर की वेपर कब बनेगी, 100 डिग्री पे। तो मैं कह दूं भाई इस जगह जो है वो कहाँ बनेगा, यहाँ 100 पे आ गया अपने पास गैसीय अवस्था, 100 पे आके आ गई गैसीय अवस्था। तो ये अपने पास टेम्परेचर हो गया, ये अपने पास टेम्परेचर हो गया। अब बात की जाए तो अपने पास जो है, सबसे पहले हमने बात कर ली, तीनों अवस्थाओं को शो कर लिया, तीनों की क्या है एक दूसरे के ग्राफ में। अब बात करें इस जो जल तंत्र है या जल सिस्टम है, इसके अंदर अपने पास 3 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। एक तो अपने पास है त्रिक बिंदु, एक अपने पास है वक्र, और एक अपने पास है क्षेत्र। इस वाटर सिस्टम के अंदर अपने पास क्या है, 3 बिंदु है, जिसके अंदर एक तो त्रिक बिंदु है, एक वक्र है, और एक क्या है, क्षेत्र है। वक्र, क्षेत्र और त्रिक बिंदु तीनों की हमने चर्चा की। सबसे पहले तो बात करें त्रिक बिंदु क्या है। त्रिक का मतलब जो 3 को ऐड करता है, और 3 को कौन ऐड कर रहा है, ओ। तो इस ओ को तो हम क्या मानेंगे, त्रिक बिंदु। फिर कह रहा है वक्र, और वक्र कौन कौन से होते हैं, जो एक लंबवत हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए ओ सी, एक वक्र तो ये रहा, एक ओ ए, एक क्या है ओ बी। अब बात करें क्षेत्र क्या क्या है, तो उनकी बात करें तो क्या कहेगा, ओ ए सी। पहला क्षेत्र क्या हो गया, ओ ए सी। दूसरा क्या है, ओ बी सी। तीसरा क्या है, ओ बी ए। ये 3 अपने पास क्या है, क्षेत्र। तो H2O या वाटर सिस्टम के अंदर हमने बात कर ली कि वाटर सिस्टम में 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, या ये कहते तीन स्थान पाए जाते हैं। कहते 3 प्रकार के पार्ट्स हमारे पास पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पार्ट हमें मिलते हैं, जिनके अंदर त्रिक बिंदु की चर्चा हुई, वक्र की बात हुई, एंड क्षेत्र की बात हुई। अब बात करें अपने पास वक्र जो है वो तीनों की क्या है, साम्य में है। अब सॉरी त्रिक बिंदु जो है ओ, ये क्या है कि भाई तीनों जो अवस्थाएं हैं, गैस, द्रव एंड ठोस, तीनों क्या होती है, साम्य में। फिर बात की जाए ओ सी बिंदु जो है वो हमेशा ओ सी बिंदु पर हम किसकी बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे कि ओ से सी की जो वक्र है इसके अंदर अपने पास जो वाटर है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेकंड क्या कह रहा है, ओ ए का मतलब हमारे पास जो वाटर है वो कौन सी अवस्था में है, गैसियस अवस्था में है। और गैसियस अवस्था के लिए टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मली हम जानते हैं 100 डिग्री पर वाटर जो है वो क्या होता है, गर्म होता है, उबलने लग जाता है, वेपर बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर कह रहा है ओ बी की बात की जाए तो यहां अपने पास टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसकी बात की जाए तो टेम्परेचर क्या हुआ है भाई, 0 से इधर की ओर गया है, इसका मतलब माइनस में जाएगा, तो टेम्परेचर कम हुआ है। टेम्परेचर कब कम होता है, जब वाटर जो है वो बर्फ में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब नीचे की ओर जाएगा, बर्फ बनेगी, बर्फ का मतलब सॉलिड बनेगा, तो
तो ये कह दे ओ बी का मतलब क्या है, ठोस को, ओ ए क्या है, लिक्विड गैस को, और ओ सी क्या है, लिक्विड को शो कर रही है। तो अपने पास त्रिक बिंदु की बात हुई, वक्र की बात हुई। अब बात करते हैं क्षेत्र की, या क्षेत्र की हम बात करें, क्षेत्र की बात करें तो क्या कह रहा है, ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी बिंदु जो है या ओ ए सी जो है वो केवल और केवल किसको बता रहा है, द्रव को। भाई यहां से हम बात करें ओ सी ए, तो ये तो किसको बताएगा, द्रव को। दूसरा क्या कह रहा है, बी ओ सी, बी ओ सी जो है, ओ बी सी जो है वो किसको बता रहा है, ठोस को। बी ओ सी जो है वो किसको बता रहा है, ठोस को। हमने यहां से स्टार्ट किया भाई बी ओ सी, तो ये जो बिंदु है इधर क्या हो रहा है, ठोस बन रहा है, तो इसको क्या कहोगे, ठोस। और जो बच गया क्या, ओ बी ए, लंबी से रेखा बी से ए तक की गई, तो यहां से टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है। भाई पहले क्या था, नेगेटिव में जीरो आया, जीरो से क्या आ गया, पॉजिटिव में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये किस में जाएगा, गैस में। तो ये किस में आ गई, गैस में। तो यहां तक अपने पास जो है वाटर सिस्टम के अंदर हमारे त्रिक बिंदु भी आ गए, वक्र भी आ गए और क्षेत्र भी आ गए। अब हम बात करेंगे वन बाय वन अपने पास क्षेत्र कौन कौन सा है या वक्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार वो शो कर रहे हैं, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले अपने पास जो है क्या, किसकी बात करेंगे, वक्र की बात करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, वक्र कौन से हैं, तो यहां से मैं हटा देता हूं वक्र, उसके बाद बात करेंगे त्रिक की। वक्र की बात की जाए, सबसे पहला जो वक्र है वो कौन सा है, ओ सी, ओ बी, ओ ए। ये तीन प्रकार के अपने पास क्या है, वक्र हैं। तीन प्रकार के क्या है, वक्र हैं। अब हम बात करें वक्र की, तो वक्र जो है, तीनों वक्र जो है वो ओ बिंदु पे मिलते हैं, जिसको त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु का मतलब क्या है कि यहाँ तीनों वाटर की जो तीनों अवस्थाएं हैं वो किसमें इक्विवेलेंट है, साम्य अवस्था में पाई जाती है। कहने का मतलब द्रव से लेके ओ, मतलब ये सी से लेके ओ तक तो क्या है, द्रव में, और जैसे ये ओ के नीचे चले जाती है ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। बी से भी ओ तक जाती है तब तो ये ठोस है। इस ओ के यहाँ वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम बात करें तो ये किसके अकॉर्डिंग है, द्रव के अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे आगे बढ़ती गई है किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार से अपने पास जो वक्र है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओ की, या ओ ए जो है अपने पास उसकी हम बात करेंगे। ओ ए जो है, सबसे पहले बात करेंगे ओ ए वक्र की। अब ओ ए वक्र जो है वो कौन सा है उसकी चर्चा करो। तो सबसे पहले बात की जाए ओ ए वक्र कौन सा है, ये वाला। इसकी बात की जाए तो यहाँ प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट, लेकिन ये कहते टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये किस में कन्वर्ट होती गई, गैस में कन्वर्ट होती गई। तो ओ ए वक्र जो है वो कैसा है, गैसीय है। ओ ए वक्र जो है वो किसको शो कर रहा है, गैस को शो कर रहा है। और ये क्या है, एक चरीय अवस्था है, चर की, ये कहते हैं चर के रूप में बढ़ रही है। तो इसको क्या मान सकते हो कि ओ ए वक्र जो है एक चरीय अवस्था है या चर के रूप में पाया जा सकता है। नीचे बाद में बात करें कि यदि ओ ए की बात करें, इस ओ ए की, ओ से लेके ए तक के वक्र है, ये क्या कह रहा है, गैस है। अगर मैं कह दूं ओ ए के, इसको मैं मानूं कि ये बायां है और इसको मानूं कि मैं दायां है, तो मैं कह रहा हूं ओ से ए तक अगर इस ओ ए के बाईं ओर जाते हैं, इस ओ ए के बाईं ओर जाते हैं, तो ये किसको शो करता है, इधर द्रव को शो करता है। किसकी ओर, बाईं ओर, तो किसको शो करेगा, द्रव को। और जैसे ही मैं ओ ए के दाईं ओर आ जाता हूं तो ये किसको शो कर देगा, गैस को। तो यहां से अपने पास क्या आया कि भाई ओ ए से ओ ए तक जाने पर अपने पास द्रव अवस्था में, या ये कहते दाब जो है वो कैसा है, निश्चित है। या कहते दाब भी, ये कहते जो दाब है उसके ऊपर अपने पास जो ताप है, ये कहते दिए गए दाब पर ये जो ताप है वो कैसा है, निश्चित है। जिसमें हमने माना कि जो बाईं ओर देखेंगे तो अपने पास द्रव अवस्था होगी और दाईं ओर देखेंगे तो गैस अवस्था होगी। या ये कहते हैं दाईं ओर देखने पर हमें क्या मिलेगा, वाष्प हमें प्राप्त होगी। तो अपने पास हमने बात कर ली कि भाई ओ ए के दाईं ओर देखेंगे तो हमें क्या मिल रही है, गैस मिल रही है, या ये कहते हैं वाष्प हमें प्राप्त हो रही है। और बाईं ओर देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुई, द्रव अवस्था प्राप्त हुई। इसी के बाद ये तो था ओ ए वक्र के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं ओ ए के बाद में ओ सी के बारे में। ओ सी के बारे में, ओ सी की बात की जाए तो ओ सी जो है वो किसको शो करता है, द्रव अवस्था को शो करता है कि भाई यहाँ पे क्या है, लिक्विड फेज है, लिक्विड अवस्था पाई जाती है। तो ओ ए के अंदर हमने बात की द्रव अवस्था की कि ओ ए तक जो वक्र है वो क्या है, द्रव अवस्था का है। ओ ए की बात की जाए तो ये क्या है, या ओ सी की बात की जाए तो ये क्या है, द्रव अवस्था का है। लेकिन मैं कह दूं ओ सी का जो वक्र है वो इधर
इधर की बात की जाए तो ये क्या है, द्रव है, लेकिन जैसे ही मैं इधर की बात करता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। तो ये कह सकते हो कि OC जो है वो द्रव और जो ठोस है उनके बीच का पाया जा सकता है, भाई द्रव और ठोस के बीच में ये पाया जा सकता है। अब ये कहें इसका जो मान है वो हमेशा किसके रूप में आता है, नेगेटिव के रूप में आता है। अब जैसे जैसे हम द्रव के अंदर दाब को बढ़ा दिया जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगी, ठोस प्राप्त हो जाएगी। भाई लिक्विड को दबाते जाएंगे अगर उसके ऊपर प्रेशर को लगाया जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगी, ठोस, और ठोस के रूप में बर्फ बनेगी। तो हमने क्या कहा कि OC जो वक्र है वो किसको शो कर रहा है, द्रव को शो कर रहा है। लेकिन यहां हम बात कर लें, जैसे हमने इसको दायां माना है तो इस बार क्या होगा कि भाई इधर वाला बायां इधर वाला दायां, तो दाईं ओर तो क्या है, द्रव है, लेकिन बाईं ओर जाते ही ये क्या बन गई, ठोस। तो OC जो वक्र है वो क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड के मध्य का क्या है, साम्य में है। सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या है, एक दूसरे के साम्य में है। साम्य में होने के कारण हम इसको मान सकते हैं कि जैसे जैसे इसके अंदर दाब को कम किया जाएगा या एक दाब बढ़ा दिया जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाते ही अपने पास ये कह दें दाब बढ़ा दिया जाएगा तो अपने पास जो साम्य अवस्था है वो प्राप्त हो जाएगी। और जैसे दाब बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा कहने का मतलब 0 से नीचे और माइनस में चला जाएगा। माइनस में जाते ही अपने पास जो ठोस अवस्था प्राप्त होगी, और ठोस को हम क्या मानते हैं, बर्फ मानते हैं कि भाई अपने पास ठोस अवस्था में क्या प्राप्त हुआ, बर्फ प्राप्त हुई। अब अपने पास जो लास्ट वक्र है वो कौन सा है, OB। द्रव अवस्था की बात कर ली, गैस अवस्था की बात कर ली, अब बात करते हैं OB वक्र की। अब मैं कह रहा हूं OB जो वक्र है अपने पास, OB का वक्र है वो किसको शो कर रहा है, ठोस को शो कर रहा है कि OB के ऊपर क्या पाया जाता है, ठोस पाई जाती है, सॉलिड पाया जाता है। लेकिन ये कह दिया जाए OB जो है वो किसके मध्य है। अब यहां तो अपने पास ठोस है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे अपने पास क्या आ जाएगी, गैस आ जाएगी। अपने पास क्या आ जाएगी, गैस आ जाएगी। तो यहां पे वाटर की थोड़ी थोड़ी क्या बननी स्टार्ट होगी, वेपर। तो मैं कह दूं जो OB का वक्र है वो किस किस का है, जल वाष्प वह ठोस के मध्य का क्या है, ठोस में साम्य है। किस किस के मध्य है, जल वाष्प व ठोस में क्या है, साम्य है। कौन, ये OB का वक्र। OB का वक्र जो है जल वाष्प व ठोस के मध्य का क्या है, साम्य है। ये कहते दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, साम्य में पाए जाएंगे। अब ये जल वाष्प और ठोस मतलब गैस के अंदर भी है और ठोस के अंदर भी है। तो गैस और ठोस दोनों के मध्य है, इसका मतलब गैस से जब ठोस में कन्वर्ट करोगे तो बीच में क्या आएगी, लिक्विड भी आएगी। तो इसको क्या मानोगे, ऊर्ध्वापातन मानोगे। ऊर्ध्वापातन भी हम इसको कह सकते हो। तो इसको कौन, इस वक्र को क्या कहोगे, ऊर्ध्वापातन वक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका नेक्स्ट नाम जो है वो क्या हो गया, ऊर्ध्वापातन। क्या कहोगे, ऊर्ध्वापातन वक्र भी कह सकते हो, इसे ऊर्ध्वापातन वक्र भी कह सकते हो। तो यहां तक अपने पास तीनों की बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे अपने पास वक्र के बाद त्रिक बिंदु। और त्रिक बिंदु की बात करो, त्रिक बिंदु कौन सा है, O है। इस त्रिक बिंदु यहां लिख लेते हैं, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या है, O है। इस त्रिक बिंदु की बात की जाए तो त्रिक बिंदु में हम क्या लिखेंगे कि त्रिक बिंदु O जो है वो OA, OC, OB तीनों अवस्थाओं को क्या रखता है, साम्य में रखता है। और इन तीनों क्षेत्रों को ये क्या कर देता है, शो कर देता है। क्योंकि हमने बात की है OCA, OAC, OAB तीनों के अंदर अपने पास क्या है, O पाया जाता है। इसका मतलब तीनों अवस्थाएं जो है वो जब भी ठोस से द्रव में, ठोस से गैस में या गैस से ठोस में कन्वर्ट होगी तो वो किसी न कब आएगी, किसी न किसी बिंदु पर। तो ये त्रिक बिंदु के ऊपर टच हो गया, त्रिक बिंदु के ऊपर आएगी किसी न किसी बिंदु पे। तो ये क्या करेगी, इस त्रिक बिंदु पे आएगी। अब हम बात करते हैं जब ये त्रिक बिंदु पे आ रही है, त्रिक बिंदु पे आ रही है कौन, जब ये O बिंदु या O बिंदु है या कोई भी अवस्था है। तो ये कह दें यदि किसी बिंदु के लिए हम ये कह दें कि ताप या दाब में से किसी एक को क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, या ताप व दाब को परिवर्तित कर दिया जाए, तो हमें तीनों की अवस्थाएं क्या होंगी, प्राप्त हो जाएंगी। भैया कह दें कि मान लीजिए इसका अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो ये वेपर बनना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं यदि किसी बिंदु पर ताप या दाब में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्या क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। अब मैं कह दूं, सबसे पहले मैंने कहा ताप व दाब दोनों परिवर्तित कर दिए जाए। यदि हम कह दें कि यदि ताप और दाब दोनों ही क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो तीनों की हमें क्या प्राप्त होगी, स्थिति प्राप्त होगी। यदि ताप व दाब दोनों को ही परिवर्तित कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगी, तीनों की स्थिति प्राप्त होगी। तीनों कौन से, गैस, द्रव और ठोस, या लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों की हमें स्थिति प्राप्त हो जाएगी। कब, जब हम ताप व दाब
ताप व दाब दोनों को ही क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। अब मैं कह रहा हूं ताप और दाब दोनों को ही परिवर्तित कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुई, तीनों की स्थिति प्राप्त हो गई। नेक्स्ट कह दूं यदि ताप को तो क्या कर दूं, स्थिर रख दूं और दाब को क्या करूं, परिवर्तित करूं। क्या कह रहा है, ताप तो स्थिर कर दूं, मतलब ये तो क्या हो गया कांस्टेंट, और इसको क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। तो ताप को स्थिर रख दाब को परिवर्तित करेंगे, ताप को स्थिर रख दाब को परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगी, जो वाष्प है, वाष्प प्रावस्था ही क्या रहेगी, अस्तित्व में रहेगी। कहने का मतलब ये कह रहा है टेम्परेचर को हमें क्या करना है, स्थिर रखना है। टेम्परेचर स्थिर रखेंगे तो अपने पास क्या आएगी, जो द्रव अवस्था है, वाष्प अवस्था है, वो क्या आएगी, अस्तित्व में आएगी। तीसरा मैं कह दूं कि भाई टेम्परेचर को तो क्या कर दूं, बढ़ा दूं, और इस दाब को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो इस बार जो है वो द्रव अवस्था क्या रहेगी, अस्तित्व में आएगी। कहने का मतलब यदि दोनों ही परिवर्तित करते हैं तो तीनों क्या हो जाएंगी, स्थिति में आएगी, या तीनों ही क्या होंगे, हमें तीनों की स्थिति प्राप्त होगी। यदि दाब को बढ़ा दूं, ताप को कम कर दूं तो अपने पास केवल और केवल वाष्प अवस्था अस्तित्व में आएगी, और अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो द्रव अवस्था ही क्या आएगी, अस्तित्व में आएगी। कहने का मतलब तीनों अवस्थाएं हैं वो एक साथ में नहीं आ सकती, अपने पास ताप और दाब को बढ़ाएंगे तो अलग अलग ये शो हो जाएगी। ताप को बढ़ा दिया तो केवल और केवल कौन अस्तित्व में आया, द्रव अवस्था अस्तित्व में आई। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा जो द्रव अवस्था है उसमें क्या आएगी, चेंजेज आ जाएगी। अब ये कहीं द्रव अवस्था के अंदर में भाई बर्फ थी, बर्फ में जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड के अंदर अगर और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब जाके वो क्या आती है, गैस में आ जाती है। तो यहाँ तक अपने पास दाब और ताप में परिवर्तन हमने देख लिया। अब मैं कह दूं जल तंत्र के लिए मिति स्थायी जो परिवर्तन है, अब अगर हम ये कह दें टेम्परेचर को इतना कम कर दिया जाए कि वो क्या आ जाए, एक -1 डिग्री आ जाए, -1 डिग्री आ जाए, टेम्परेचर को इतना कम कर दिया जाए कि जो पानी था या वाटर है वो किस में आ जाए, -1 डिग्री, और -1 डिग्री पे हम जानते हैं क्या बनने स्टार्ट हो जाती है, बर्फ। तो अपनी आंखों में ये कहते हैं भाई अपनी आंख से हम ना देख सके इतनी अगर अपने पास बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं भाई बर्फ तो बन जाएगी -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन ये साम्य पे नहीं आएगी। कहने का मतलब ये तरीका जो है वो साम्य में नहीं है, साम्य का सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर को कम करके हम इसको बर्फ तो बना सकते हैं, लेकिन इसको पिघलाकर हम पानी नहीं बना सकते, इसको पिघलाकर पानी नहीं बना सकते। इसलिए ये जो है वो एक ही दिशा में हो सकता है, एक ही दिशा में हो सकता है, दूसरी दिशा में हम इसको काम में इसको दूसरी दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए जो इसको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तो इसको क्या कहोगे, मित स्थायी साम्य कहोगे। क्या कहोगे, मित स्थायी साम्य कहोगे कि भाई 1 डिग्री मतलब -1 डिग्री पे आ गया, 0 से भी कम आया, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है तो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, बर्फ में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये कह रहा है बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये साम्य का सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कम करके वाटर को बर्फ में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इस बर्फ को पिघलाकर हम वाटर में पानी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये साम्य का सही तरीका नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो जल तंत्र है उसका एक ही तरीका साम्य में ले सकते हैं, दूसरा तरीका काम में नहीं ले सकते, इसलिए इसको क्या कहोगे, मित स्थायी साम्य भी कह सकते हैं। इसको क्या कहोगे, मित स्थायी साम्य कहोगे। अब हम बात करें, ये कहे कि अगर दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका कौन सा है, तो दूसरा तरीका ये है कि हम बर्फ को क्या करें, ठंडा करें, बर्फ को ठंडा पानी को ठंडा करें, इतना ठंडा कर ले कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बर्फ में कन्वर्ट हो जाए। तो इतना ठंडा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। तो हम केवल उसको ठंडा करके और ठंडा करके जब इसको टेम्परेचर को कम करेंगे तो धीरे धीरे पानी को कम बढ़ा सकते। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बर्फ उसको बर्फ पानी में और पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये अपने पास था वाटर सिस्टम। इस वाटर सिस्टम के अंदर हम बात करें तो हमें केवल क्या देखनी है, इनकी तीनों अवस्थाएं देखनी है। एक क्षेत्र हमने बात कर ली अपने अकॉर्डिंग, O A B C जो भी हम दे रहे हैं ABCD के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमें मानना है। तो इस वाटर सिस्टम की तरह हम सल्फर सिस्टम की बात कर लेंगे, CO2 सिस्टम की बात कर लेंगे। अगर मैं कह दूं ये तो थे अपने पास एक घटक, और अगर एक साथ दो दे दिया जाए, कहने का मतलब अगर जैसे कि मैं कह दूं HCl और H2O दे दें, या एल्कोहल और H2O दे दें, तो उसके लिए हम साम्य अवस्था या सिस्टम का है उसके बारे में किस प्रकार शो करेंगे, उसका डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे। तो उसकी बात की जाए तो अपने पास जैसे मान लीजिए ये अपने पास है, तो मैं कह दूं इस प्रकार की स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिखेंगे कि भाई ये एक बिंदु होगा और दूसरा अपने पास यहाँ होगा। इसके अंदर जो ये बिंदु है, ये जो बिंदु है वो ये वो बिंदु है जहां पे ये दोनों क्या होंगे, साम्य में होंगे। अब बात की जाए यहाँ पर तो ये जो है वो 100 में है, लेकिन ये बिंदु की बात की जाए तो ये 0 में है।
और यहाँ से बात करूँ तो ये जो है वो यहाँ 100 में है और ये क्या है 0 में है। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम किया जाएगा यहाँ से अपने पास ये जो पास आते जाएंगे और एक बिंदु ये आ जाएगी जहाँ पे ये क्या आ जाएंगे साम्य पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो अपने पास जो सिस्टम है उनकी चर्चा हुई, वाटर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। वाटर सिस्टम के अलावा हम ये कह सकते हैं यहाँ सल्फर सिस्टम पूछ सकता है, CO2 का सिस्टम पूछ सकता है, फिनोल सिस्टम पूछ सकता है, या द्विघटक के रूप में जैसे कि HCl H2O, अल्कोहल H2O, जिंक, फेरस, उन सब के बारे में भी ये चर्चा कर सकता है। अब हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम था, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम या सेकंड नियम जो था उसके बारे में कौन कौन से कथन दिए गए उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या दी इसके बारे में बताया। सबसे पहले हम बात करें केल्विन और प्लांक का नियम। केल्विन और प्लांक का नियम, केल्विन और प्लांक ने क्या कहा, पहला पॉइंट अपने पास है केल्विन और प्लांक का नियम। केल्विन और प्लांक के नियम की बात की जाए तो इस नियम में यह कहा गया कि किसी भी सिस्टम में, या ये कह दिया जाए किसी भी तंत्र को हम केवल ऊष्मा देके उससे कार्य प्राप्त या नहीं कर सकते। यह कह दिया जाए किसी भी तंत्र को हम क्या करें, लगातार ऊष्मा दे रहे हैं तो वो कार्य करेगा, तो हम कितने दिनों तक उसको कार्य में काम में ले सकते। तो ये कह रहा है किसी भी तंत्र को ऊष्मा देकर कार्य नहीं प्राप्त किया जा सकता, किसी भी तंत्र को लगातार ऊष्मा देकर उससे कार्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें कभी कभी उसके लिए किसकी आवश्यकता हो सकती है, सिंक की आवश्यकता भी हो सकती है। तो केल्विन और प्लांक क्या कहते हैं कि किसी भी तंत्र या किसी भी सिस्टम को हम लगातार क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, बदले में वो हमें क्या दे रहा है, कार्य दे रहा है, लेकिन वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए ऊष्मा के साथ साथ हमें किसकी आवश्यकता हो सकती है, सिंक की आवश्यकता भी हो सकती है। ये किसने कहा, केल्विन और प्लांक ने कहा। किसके लिए, ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम के लिए कहा कि भाई किसी भी सिस्टम को हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे के वो हम ऊष्मा दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है, कार्य दे रहा है। हम ऊष्मा दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है, कार्य दे रहा है। या जब हम ऊष्मा देंगे तो उससे क्या करवाएंगे, भाई वो हमें ऊष्मा देगा तो हम उससे क्या कर लेंगे, कार्य प्राप्त करेंगे। लेकिन कार्य प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि ऊष्मा के साथ साथ उसको किसकी आवश्यकता है, सिंक की आवश्यकता है। ये किसने कहा, केल्विन और प्लांक ने कहा। दूसरा क्या कह रहे हैं, ये तो था अपने पास केल्विन और प्लांक का। सेकंड है क्लासियस का। क्लासियस क्या कहता है, क्लासियस का जो नियम है, क्लासियस ने क्या कहा, क्लासियस ने कहा कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के लिए, निम्न ऊर्जा से यह कदे ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा कैसे होता है, भाई किसी भी सिस्टम या किसी कम ताप वाले क्षेत्र से उच्च ताप वाले क्षेत्र की ओर क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो क्लासियस ने क्या कहा कि ऊष्मा का प्रवाह कम ताप से उच्च ताप की ओर होता है, वो भी बिना किसी बाह्य कारक के। तो वो भी क्या नहीं है, संभव नहीं है कि कम ताप से उच्च ताप। ये कह रहा है हमें क्या करना है, कम ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह करना है। यह कह रहे ऊष्मा का प्रवाह जो हो रहा है वो किधर से किधर हो रहा है, कम ताप वाले निकाय से किधर की ओर, अधिक ताप वाले निकाय की ओर। अब ये कह रहे हैं भाई कम ताप वाले निकाय से अधिक ताप वाले निकाय की ओर क्या हुआ, ऊष्मा का परिवहन हुआ या ऊष्मा गई। लेकिन वो कब गई, बिना किसी बाह्य साधन के। ये भी संभव नहीं है। अगर किसी भी निकाय में अगर हमें कम ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बाह्य साधन को काम में लेना होगा। तो जब तक बाह्य साधन नहीं होगा, ये जो ऊष्मा है वो कम ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर गमन नहीं करेगी। तो ये भी क्या है कि भाई कम ताप से उच्च ताप की ओर बिना बाह्य साधन के प्रवाह संभव नहीं है। तीसरा अपने पास क्लासियस का नियम जो था। उसके बाद हम बात करें प्लांक का नियम।
प्लांक का नियम, प्लांक का नियम क्या कहता है? प्लांक का नियम क्या कहता है? हमें किसी ऐसी युक्ति को काम में लेना होगा जो क्या करेगी, एक कार्य को या एक ऊर्जा को दूसरे कार्य में परिवर्तित कर दे। ये कह दे एक ऐसी ये कह दे ऐसे चक्रीय प्रक्रम को, ऐसे चक्रीय प्रक्रम या ऐसी युक्ति को हमें संभव करना होगा जो क्या कर दे, कार्य को उष्मा में परिवर्तित कर दे, या कह दे उष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे। ये किसने कहा? थर्ड जो अपने पास है वो किसने कहा? प्लांक ने कहा। इससे पहले हमने बात की थी भाई केल्विन प्लांक का नियम हमने बात कर ली, और प्लांक ने अकेले में ये कह दे, प्लांक ने अकेले में क्या कहा, हमें एक ऐसी युक्ति या ऐसी सिस्टम या ऐसे चक्रीय सिस्टम का पालन या ऐसे चक्रीय युक्ति बनानी होगी जो क्या कर दे, उष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, उष्मा को किसमें, कार्य में परिवर्तित कर दे। फिर अपने पास लास्ट जो पॉइंट है, जो सेकंड लॉ के लिए, द्वितीय नियम के लिए कहा गया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो कैसी है, संरक्षित है। भाई ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है वो क्या है, निश्चित है, और लगातार उसके दोहन से वो क्या हो गई, कम हो गई। और अनुपयोगी या कहते हैं जो बिना आवश्यकता की जो एनर्जी थी उसका मान या वो उसकी वैल्यू जो है लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहने का मतलब जितनी ब्रह्मांड में ऊर्जा है वो कैसी है, संरक्षित है, लेकिन लगातार उसके दोहन से उसकी जो एनर्जी है वो क्या हुई है, कम हुई है। लगातार एनर्जी जो है उसके या एनर्जी के दोहन से वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अनावश्यक ऊर्जा जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अनावश्यक ऊर्जा जो अनुपयुक्त ऊर्जा थी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये कह दे कि ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि वो किसी में क्या नहीं है, साम्य अवस्था में नहीं है। कौन सी? जिनकी हमें आवश्यकता थी, और जो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जो अनुपयुक्त है, बिना किसी काम के, वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो उसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें क्या करना होगा, ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। तो ऊर्जा का संरक्षण किसके करेंगे, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो ये क्या था, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इन पॉइंट्स के बारे में शो करना है। पहला था केल्विन और प्लांक का नियम, क्लासियस का नियम, प्लांक का नियम, और फोर्थ पॉइंट जो है वो कह रहा है कि उष्मा का जो मान है वो ब्रह्मांड में क्या है, निश्चित है या संरक्षित है, लेकिन लगातार काम में लेने के कारण उष्मा क्या हुई है, खंडित हुई है। लगातार काम में लेने से उष्मा की जो वैल्यू है, उष्मा जो है वो कम हो गई, और अनुपयोगी उष्मा जो थी वो बढ़ गई। ये अपने पास था उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कारणों के बारे में। कार्नो चक्कर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, थर्ड अपने पास है कार्नो चक्कर। कार्नो चक्कर किसने दिया, साइंटिस्ट कार्नो ने दिया। यह कह दिया जाए कार्नो है वो कार्नो ने दिया। तो सबसे पहले हम बात करें कार्नो चक्कर या कार्नो इंजन के बारे में। तो कार्नो इंजन जो है उसके अंदर 4 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, जिसमें ये कह दिया जाए ताप T1, T2, T3 एंड T4। कहने का मतलब कार्नो चक्कर के अंदर हम ये मानेंगे कि कोई भी जो चक्कर है वो स्टार्टिंग से लेके पुनः अपने पहले वाली अवस्था में लौट जाए। कहने का मतलब भाई यहाँ वो चला, पहले कहाँ गया, यहाँ, फिर यहाँ, और लास्ट में पुनः अपने T1 के ऊपर ही आ गया। तो इसको हम क्या मानेंगे, कार्नो इंजन या कार्नो चक्कर मानेंगे। तो ये कह दिया जाए एंट्रोपी के महत्व को बताने के लिए कार्नो ने अपना एक इंजन या अपना एक चक्कर दिया, जिसको हम क्या मानते हैं, कार्नो चक्र मानते हैं। किसके लिए, एंट्रोपी के महत्व को बताने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि कार्यकारी जो पदार्थ होते हैं, कोई भी काम करने वाला पदार्थ है, कार्यकारी पदार्थ है, वो कितने रूप में हो सकता है, उत्क्रमणीय 4 प्रकार का हो सकता है। कार्यकारी जो पदार्थ है जो काम करता है, या कहते हैं कार्यकारी पदार्थ जो होते हैं या कार्यकारी जो पदार्थ है उसको 4 उत्क्रमणीय प्रक्रम का संयोजन मान सकते हो। या ये कह दिया जाए कि भाई 1, 2, 3, 4 ये 4 संयोजन है। क्या कहा भाई, ये वो पदार्थ है जो क्या करता है, कार्य करता है। तो हमने क्या माना कि कार्यकारी पदार्थ जो होता है वो 4 उत्क्रमणीय 4 भागों का क्या है, संयोजन मान सकते हो, या ये कह दें उत्क्रमणीय प्रक्रम का संयोजन मान सकते हो। उत्क्रमणीय प्रक्रम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब इन 4 उत्क्रमणीय प्रक्रम का जब हमने इसको क्या माना, संयोजन माना, तो ये क्या करता है, एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है। साइकिल का फॉर्मेशन किया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, कोई भी जो चक्र है वो यहाँ से स्टार्ट होकर के क्या करेगा, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगा, और इसी पुनः लौटने की अवस्था क्या है, कार्नो चक्कर, कार्नो इंजन है। अब बात की जाए कि वो 4 प्रक्रम कौन कौन से हैं,
वो 4 प्रक्रम कौन कौन से हैं, तो इसकी बात की जाएगी। समतापी उत्क्रमणीय प्रसार, दूसरा क्या है, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार, थर्ड अपने पास है समतापी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दो तो क्या होंगे, प्रसार होंगे, दो क्या होंगे, संपीड़न होंगे। दो अपने पास क्या हो जाएंगे, संपीड़न हो जाएंगे। कि भाई ये क्या है, प्रसार और प्रसार, संपीड़न और संपीड़न। पहला क्या है, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार, दूसरा क्या है, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार, और फिर क्या हो जाएगा, समतापी उत्क्रमणीय संपीड़न, भाई जो हमने लिखा है। और ये क्या हो जाएगा, पहला समतापी समतापी, दूसरा क्या हो गया, रुद्धोष्म रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संपीड़न। तो ये अपने पास क्या है, 4 प्रकार के उत्क्रमणीय संगठन या संगठन है। तो पहला हमने क्या कहा, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार, दूसरा रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार, तीसरा समतापी उत्क्रमणीय संपीड़न, चौथा क्या है, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संपीड़न। तो यहां से अपने पास क्या लिखोगे, पहला मैं कह रहा हूं समतापी उत्क्रमणीय प्रसार। समतापी का मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर जो है वो इक्वल माना जा सकता है। दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार, तीसरा अपने पास है समतापी उत्क्रमणीय संपीड़न, और चौथा अपने पास है रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संपीड़न। तो ये अपने पास क्या हो गए, 4 जो इसके उत्क्रमणीय प्रसार थे या कहते 4 उत्क्रमणीय प्रक्रम थे, उनकी हमने बातें कर ली। अब बात करें जो भी अपने पास कार्यकारी पदार्थ हैं, जो भी अपने पास कार्यकारी पदार्थ है, उसको मैं मान लूं कि T1 ताप के स्रोत से क्या है, वो जुड़ा हुआ है। पहला हम बात करें समतापी उत्क्रमणीय प्रसार की, तो इसके अंदर हमने क्या कहा कि जो भी कार्यकारी पदार्थ, जो भी हम बात कर रहे हैं कार्यकारी पदार्थ, वो कहाँ जुड़ा है, इस T1 ताप से जुड़ा हुआ है। कार्यकारी पदार्थ जो है वो T1 ताप से जुड़ा है। जैसे ही टेम्परेचर को हमें कह दें, कार्यकारी पदार्थ जो है वो T से जुड़ा है, और यहाँ पे अपने पास कार्यकारी पदार्थ जो द्वारा जो ऊष्मा लेगा, भाई T टेम्परेचर से जुड़ा है तो यहाँ से क्या होगी, वो कुछ ऊष्मा लेगा, उस ऊष्मा को हम क्या मानेंगे, Q मानेंगे। ऊष्मा जो ले रहा है उसको हम क्या मानेंगे, Q मानेंगे। तो टेम्परेचर क्या हो गया, T1, ऊष्मा क्या हो गई, Q। अब ये कह दिया जाए टेम्परेचर कैसा है, स्थिर है। टेम्परेचर हमने क्या लिया, स्थिर, और स्थिर ताप कौन सा, T1। इसका मतलब T1 से जब T2 तक जाएगा तो अपने पास टेम्परेचर कैसा है, स्थिर है। तो हमने माना कि स्थिर ताप पर उत्क्रमणीय और जो समतापी परिस्थितियों में जो गैस का प्रसार कराया जाएगा, ये कह दे स्थिर ताप पर हम क्या करवाएंगे, इसका प्रसार करवाएंगे। कैसा है ये, समतापी है। और क्या लिया जाएगा है, कार्यकारी पदार्थ कैसा है, एक सिलेंडर में क्या हो सकती है, गैस हो सकती है। तो गैस के हम क्या कह सकते हैं कि समतापी प्रसार करवाया जाएगा। गैस का क्या करवाया जाएगा, समतापी प्रसार करवाया जाएगा, उसको फैलाया जाएगा। तो T1 कब, समतापी प्रसार कब होगा गैस का, जब ये T1 कैसा होगा, ये T1 कैसा होगा, स्थिर होगा। T1 कैसा होगा, स्थिर होगा। अब मैं कह दूं कि प्रारंभ जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम गैस का दाब, ताप और वॉल्यूम जो था वो क्या था। इसके लिए क्या लिखोगे, P1 V1 और T1। लेकिन कब, जब हमने इस गैस को स्टार्ट किया, लेकिन गैस का प्रसार होना स्टार्ट हुआ, तब तो हमने लिख लिया कि P1 V1 T1 कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो इस प्रकार है। लेकिन जैसे ही प्रसार के बाद, प्रसार के टाइम तो ये था, और प्रसार के बाद क्या बन गया ये, प्रसार के बाद की बात की जाए तो P1 जो है वो P2 में, V1 V2 में, और T1 जो है वो T2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अपनी प्रोसेस रुद्धोष्म में आएगी, समतापी में आएगी, और रुद्धोष्म में संपीड़न में आएगी। कहने का मतलब इस बार क्या होगा, P2 V2 T2, P2 T V2 कहाँ चला जाएगा ये, P3 V3 और T3 से, और फिर कहाँ चला जाएगा, P4 V4 T4। इस प्रकार से अपने पास चारों प्रकार के क्या आ जाएंगे, प्रसार और संपीड़न हो जाएंगे। चारों प्रकार के प्रसार और संपीड़न हो जाएंगे। इनमें हमें करना क्या है, एक बार हमें टेम्परेचर को स्थिर रखना है, एक बार हमें आयतन जो वॉल्यूम है उसको स्थिर प्रेशर को स्थिर रखना है। सेकंड हम बात करें
कि हमने बात की भी गैस जो सिलेंडर था जिसके अंदर गैस थी वो कहाँ रखा गया, इस T1 पे रखा गया। अब मैं कह दूँ इस T1 से हटाकर उसको कहाँ रख दिया जाए, T2 पे रख दिया जाए, स्टैंड पे रख दिया जाए, या ये कह दे उष्मारोधी स्टैंड पर रख दिया जाए। उष्मारोधी स्टैंड कौन सा है, T2। पहले क्या था T1 पे ताप कैसा था, स्थिर। तो अब ये कह रहा है कि जैसे हम रुद्धोष्म में उत्क्रमणीय प्रसार की बात करेंगे तो इसमें जो गैस का जो स्टैंड या गैस जो थी वो T1 जो स्थिर ताप था वहां से हटाकर कहाँ रख दिया जाए, उष्मारोधी स्टैंड पे रख दिए जाए, उष्मारोधी स्टैंड पे रख दी जाए। तो यहाँ से अपने पास जो प्रसार है वो क्या होगा, बढ़ेगा और बढ़कर कहाँ चला जाएगा, जैसे पहले क्या था P1 V1 T1, अब कहाँ चला गया P2 V2 T2। कहने का मतलब प्रसार हुआ है, दूसरे में हम क्या कहेंगे, प्रसार हुआ है। तो यहाँ अपने पास कहाँ चला गया, P2 V2 और T2 में चला गया। अब बात करें अपने पास जैसे ये P2 V2 और P3 T2 में चला जाएगा तो तीसरा कहाँ जाएगा, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार। इसमें क्या कहोगे कि T2 से जो गैस है वो कहाँ चली गई, T3 में आई, और इसमें जो प्रसार है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, P3 V3 T3 तक हुआ, P3 V3 T3 तक में हुआ। तो इस बारे में ये कहते हैं P3 V3 और T3 में जब इसका प्रसार हुआ है तो टेम्परेचर जो है वो कहाँ से हटा, पहले T1 से T2 तक पहुंचा। अब ये कहते हैं T2 जो उष्मारोधी स्टैंड था वहां से हटकर कहाँ पहुंचा, ये टेम्परेचर T3 में पहुंचा। टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया, T3 में पहुंच गया। जैसे T3 में पहुंचेगा, T3 में पहुंचेगा, इस बार क्या होगा, यहाँ और यहाँ तो बात की जाए तो यहाँ क्या हुआ है, केवल और केवल प्रसार हुआ। हमने बात कर ली समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर T2 से T3 में जाएगा, इस बार प्रसार होने के बजाय क्या होगा, संपीड़न होगा। तो हम ये कहें T3 पर जो गैस का जो टेम्परेचर है उसका क्या होगा, प्रसार होगा, संपीड़न होगा। संपीड़न का मतलब वो क्या होंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, यहाँ से संपीड़न होने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, रुद्धोष्म में पहुंचेगा। रुद्धोष्म में पहुंचेगा तो टेम्परेचर जो है वो T3 से कहाँ पहुंचा, T4 में जाएगा, और T4 से प्रसार जो है पुनः कहाँ चला जाएगा, T1 प्रसार में चला जाएगा। तो ये कहते हैं T3 और T4 पे तो क्या पाया जाएगा, संपीड़न पाया जाएगा, T1 और T2 पे क्या पाया जाएगा, प्रसार पाया जाएगा। कहने का मतलब कार्नो इंजन या कार्नो चक्र जो है वो क्या कहता है कि एंट्रोपी को ज्ञात करने के लिए जो, या एंट्रोपी के बारे में बताने के लिए कार्नो ने क्या दिया, एक अपना इंजन या अपना चक्कर दिया जिसको हमने कार्नो चक्कर कहा। उसके अंदर हमने बात की कि कोई भी कार्यकारी पदार्थ हो सकता है, वो कार्यकारी पदार्थ जो है 4 प्रकार के उत्क्रमणीय प्रसार में पाया जाता है। चारों प्रकार के हमने प्रसार की बात कर ली, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। अब बात की जाए कि भाई यहाँ पे क्या होगा, कार्यकारी पदार्थ जो है वो T1 पे पाया जाता है। T1 पे पाया जाता है तो ये क्या करेगा, T1 को जब स्थिर रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, प्रसार होगा। प्रसार होने के कारण जो गैस में प्रसार हुआ है उससे जो T है वो T1 T1 V1 और जो T1 V1 P1 थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, T2 P2 और V2 में कन्वर्ट हुए। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, गैस का प्रसार हुआ। गैस का प्रसार कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक हो गया। सेकंड हमने बात की भाई T2 पे जब गैस का प्रसार हुआ तो T2 से जो T2 वाली जो गैस थी वो कहाँ उठ गई भाई, T1 से उठ के कहाँ गई, T2 पे। और T2 क्या है, उष्मारोधी या उष्मारोधी स्टैंड, उष्मारोधी स्टैंड पे रखी जाएगी। फिर उष्मारोधी स्टैंड से इनमें क्या होगा, संपीड़न होगा तो ये कहाँ पहुंचेगी, T3 पे। और T3 से भी क्या होगा, संपीड़न तो कहाँ पहुंची, T4 पे। और T4 से फिर पुनः कहाँ चली जाएगी, प्रसार T1 में चली जाएगी, T1 में चली जाएगी। अब मैं कह दूं कि भाई संपीड़न करवाया जा रहा है वो कौन सी परिस्थितियों में है, वह भी किस में है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल। हम बोलते हैं कि भाई दोनों ओर जाएगा, भाई प्रसार भी हो सकता है और संपीड़न भी हो सकता है। तो ये जो संपीड़न है वो भी उत्क्रमणीय होगा और प्रसार है वो भी कैसा होगा, उत्क्रमणीय होगा। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कार्नो चक्र के बारे में। तो ये थे अपने पास कार्नो चक्र। अब ये कहें कार्नो चक्र के अंदर अगर अपने पास कार्य के बारे में पूछा जाता है तो हम जो कार्य की इक्वेशन होती है कौन सी, Q, जो अपने पास Q E प्लस W, भाई टोटल एनर्जी, कुछ एनर्जी तो क्या हो गई काम में, कुछ तो हमने पास एनर्जी के रूप में रह गया और कुछ किसके रूप में रह गया, कार्य के रूप में। तो इस इक्वेशन से इनकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक अपनी बात हुई, कार्नो चक्कर के बारे में हमने बात कर ली, उष्मागतिकी का सेकंड नियम था उसके बारे में बात कर ली, और अपने पास जो वाटर सिस्टम या कहते सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे उष्मागतिकी का प्रथम नियम या उष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है।
उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बात करेंगे या क्या कहता है कि उष्मा को ना तो बनाया जा सकता है, क्या कह रहा है, उष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कह रहा है? ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और दूसरा क्या कह रहा है, ना ही नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि भाई ना तो हम उष्मा को बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि उष्मा का प्रथम नियम जो है वो ये कहता है कि उष्मा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल हम क्या करेंगे, उष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या कह रहा है कि भाई उष्मा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम ये कहें कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो तंत्र की ऊर्जा और निकाय की ऊर्जा के क्या है, बराबर है, कि ब्रह्मांड की टोटल जो एनर्जी है वो तंत्र और निकाय के क्या है, बराबर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। भाई न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको क्या लिखोगे, केवल ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। ऊर्जा, केवल ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। अब मैं कहूं हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं, तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम क्या कह सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं कि भाई उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसको क्या करें, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहें। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहा, क्योंकि इसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं और इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण कर रहे हैं इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ तक अपनी बात हुई। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई इस नियम के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि किसी भी तंत्र के पास क्या है, क्यों उष्मा है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी तंत्र हमने लिया है जो क्या करता है, प्रथम नियम का पालन करता है। तो मैंने कहा कि किसी भी तंत्र के पास क्या है, तंत्र की उष्मा क्या है, क्यों है, या क्यों तंत्र के पास क्या है, क्यों उष्मा है। इसमें से कुछ तो उष्मा तो क्या रह गई, उष्मा के रूप में रह, कुछ उष्मा तो क्या है, एनर्जी के रूप में रह गई और कुछ का क्या हो गया, कार्य हो गया, कुछ का इसने क्या कर लिया, कार्य कर लिया। तो अपने पास इक्वेशन जो है वो क्या है, क्यू बराबर ई प्लस डब्ल्यू। अपने पास इक्वेशन क्या है, क्यू बराबर ई प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, टोटल उष्मा तंत्र की, ई क्या है, एनर्जी, डब्ल्यू क्या है, कार्य। कहने का मतलब तंत्र में किया गया कार्य डब्ल्यू है, कुछ एनर्जी रह गई थी उसको हमने ई के रूप में लिखा और टोटल जो उष्मा है वो क्या है, क्यू है। तो क्यू बराबर क्या हो गया, ई प्लस डब्ल्यू। अब अगर मैं कह दूं, अगर अपने पास ये पूछ लिया जाए कि यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, क्यू जो यहाँ प्लस में था हो जाता है क्या हो गया माइनस में, तो डब्ल्यू माइनस क्यू। डब्ल्यू माइनस क्यू का मतलब है कि उष्मा से हम क्या कर देंगे, कार्य की जो टोटल उष्मा थी उसमें से कार्य को माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास क्या आ जाएगी, यह कहते हैं अपने पास क्या आ जाएगी भाई, जब ई की मान हमें निकालना है डब्ल्यू माइनस क्यू कर देंगे। या फिर मैं इसको इस प्रकार लिख लूं कि भाई अगर अपने पास क्या पूछ रहे हैं, ई पूछ रहा है, ये क्यू क्या है, प्लस में है, डब्ल्यू को जलाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये भी क्या होगी, उष्मागतिकी के प्रथम नियम की वैल्यू होगी। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है कि ना तो उष्मा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उष्मा को नष्ट कर सकते हैं, इसे क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम ये मानते हैं कि इसको क्या कहोगे, ऊर्जा संरक्षण नियम भी या ऊर्जा का ये क्या करेगा, संरक्षण करेगा, इसीलिए इसको ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। फिर हमने कहा कि एक तंत्र हमने लिया, एक तंत्र जो है उसकी टोटल उष्मा क्या है, क्यों है। इस टोटल उष्मा से कुछ उष्मा का तो क्या कर लिया गया, कुछ उष्मा के द्वारा तो क्या किया गया, कार्य कर लिया गया।
और बाकी के का छोड़ दी गई, एनर्जी के रूप में स्टोर कर ली गई। तो Q बराबर क्या हो गया, E प्लस डब्ल्यू। अगर अपने पास एनर्जी पूछी जाती है तो Q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब जो टोटल उष्मा थी उसमें से कार्य को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता इसको क्या कहोगे, हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता की बात की जाए तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी तंत्र में, ये कह दें किसी पदार्थ के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करनी है, हमें ऊष्मा को बढ़ाना है या एनर्जी को बढ़ाना है। या मैं कह दूं कि भाई कोई पदार्थ अपने पास है, वो क्या है, गर्म है, उस गर्म पदार्थ को हमें क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या करना है, गर्म करना है, या उसमें से उसको क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और बढ़ाना है। तो उस ताप को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या है, ऊष्माधारिता है, वही क्या है, ऊष्माधारिता है। तो क्या लिखोगे यहां पे, पदार्थ की 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, या पदार्थ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जितनी भी इसको आवश्यक मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता कहलाएगी, ऊष्माधारिता कहलाएगी। अब बात करें ऊष्माधारिता को हम किससे शो करते हैं, इसे C से दर्शाते हैं। जो हीट कैपेसिटी है उसको किससे दर्शा रहे हैं, C से। कहने का मतलब इसको किससे शो करोगे, C से दर्शाओगे, कि ऊष्माधारिता जो है उसको C से दर्शाते हैं कि भाई C जो है वो किसका सिंबल है, इस हीट कैपेसिटी का है। हीट कैपेसिटी का सिंबल है, किसको मान लिया, इस C को मान लिया। अब बात कर लें कि किसी भी तंत्र को हमने क्या दी, क्यों ऊष्मा दी, किसी भी तंत्र को क्या दी, क्यों ऊष्मा दी। ये हमने बात की थी भाई प्रथम नियम में कि किसी भी तंत्र के पास क्या है, क्यों ऊष्मा है। वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई किसी तंत्र को हमने क्या दी, क्यों ऊष्मा दी। अब क्यों ऊष्मा देंगे तब क्या है, अपने पास टेम्परेचर क्या था भाई, T1 था, T1 था जो कि बढ़कर क्या बन गया, T2 हो गया। किसी भी तंत्र को हमने क्या दी, क्यों ऊष्मा दी, जिसका तापमान जो है वो T1 से बढ़कर T2 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ है, टेम्परेचर में वृद्धि हुई, यहाँ क्या हुआ है, टेम्परेचर में वृद्धि हुई। अब ये कहते हैं अगर ये T1 से T2 की ओर गया, तंत्र के पास टोटल ऊष्मा कितनी है, क्यों, तो ये जैसे हम क्यों ऊष्मा देंगे तो ये T1 से बढ़कर कहाँ पहुंचा, T2 तक पहुंच गया, क्यों T2 तक पहुंच गया। तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, मतलब एक व्यंजक या एक समीकरण के अकॉर्डिंग शो करेंगे। तो क्या कह रहा है, C बराबर क्यों जो है उसको क्या मानोगे, T1 से T2। T1 से T2 क्यों क्या लिखा, क्योंकि टोटल जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ बढ़ी, T1 से T2 की ओर गई, तो टोटल अपने पास जब बढ़ रहा है वो T2 हो गया, तो T2 माइनस T1 यहां तक पहुंच गई। अब मैं कह दूं कि जो C है वो क्या बन गई, क्यों, इसको क्या मानेंगे, डेल T। ये अपने पास आ गई ऊष्माधारिता, ये अपने पास क्या आ गई, ऊष्माधारिता। तो C बराबर क्यों डेल T की अपने पास वैल्यू प्राप्त हो गई। C बराबर क्यों डेल T, क्यों क्या है, तंत्र के पास उसमें तंत्र की जो दी गई ऊष्मा क्यों है, और डेल T क्या है, डेल T क्या हो गया, T2 माइनस T1, जो क्या है, क्यों ऊष्मा देने पर T1 से T2 तक क्या हो गया, परिवर्तन हुआ या ऊष्मा में परिवर्तन हुआ। तो पहला क्या अपने पास ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी क्या कहोगे, कि पदार्थ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है, इसे C से दर्शाते हैं। फिर हमने कहा कि किसी भी तंत्र को हमने क्या दी, क्यों ऊष्मा दी, किसी तंत्र को क्यों ऊष्मा दी तो टेम्परेचर जो है वो T1 से बढ़कर कहाँ पहुंचा, T2 तक पहुंचा। इसे हम क्या करेंगे, किसी व्यंजक से शो करेंगे। तो C बराबर क्यू अपॉन T2 माइनस T1, और इसको क्या लिखा, C बराबर क्यू अपॉन डेल T के रूप में हमने शो कर दिया। यहाँ तक अपनी बात हुई। अब हम बात करते हैं ऊष्माधारिता है वो 2 प्रकार की हो सकती है। ऊष्माधारिता जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, कहाँ कहाँ, एक तो स्थिर आयतन पर और एक स्थिर दाब पर। तो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पे ऊष्माधारिता। क्या कह रहा है नेक्स्ट, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर
स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। और नेक्स्ट सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। दाब को क्या कहोगे, पी, सी क्या है ऊष्माधारिता और प्रेशर, तो ये क्या बन गया सीपी और ये क्या बन गई सीवी। तो अपने पास क्या आया, सीपी और सीवी की वैल्यू हमें निकालनी है कि सीपी की वैल्यू क्या होती है और सीवी की वैल्यू क्या होती है। अब मैं कह दूं कि स्थिर दाब पर, तब क्या कह रहा है, स्थिर दाब पर किसी पदार्थ की 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर आवश्यक उष्मा की मात्रा ही क्या है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। कब, जब हमने क्या लिया, स्थिर दाब लिया। कि भाई जब प्रेशर को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रख के मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या किया, बढ़ाया। प्रेशर को कांस्टेंट रखकर मैंने क्या किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माधारिता कहेंगे। कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाई, स्थिर दाब पे कहलाई। कब में, जब हमने दाब को स्थिर रखा। दूसरा क्या कह रहा है, स्थिर आयतन पर, तो यहाँ क्या लिखोगे कि स्थिर आयतन पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाएगी। तो ये तो था स्थिर दाब पर, दूसरा क्या आ जाएगा स्थिर आयतन पर। दोनों की हमने चर्चा कर ली। भाई स्थिर आयतन लेके फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा रहे हो, तब तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, और स्थिर दाब करोगे या प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो वो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं भाई अपने पास जो है किसी भी तंत्र को हमने क्या दिया, क्यों आवेश दिया या क्यों उष्मा दी, तो टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ा, T1 से T2 तक ही बढ़ गया। टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 तक ही बढ़ा। तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थिर दाब के लिए, या ये कह दें पहले हम बात करेंगे स्थिर दाब के लिए। अब दाब के लिए बात करते हैं तो अपने पास क्या है, अपनी इक्वेशन कौन सी थी, C बराबर क्यू T2 माइनस T1, जिसको हमने क्या लिखा, C क्यू डेल टी, ये लिखा। अब ये कह रहा है स्थिर दाब के लिए, तो यहाँ क्या होगा, ये भी P में और ये भी P में। अब मैं कहता हूँ क्यू पी जो होता है वो किसके बराबर होता है, E प्लस पी डी वी के बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, E प्लस पी डी वी अपॉन डेल टी, इसके बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू पी जो है वो किसके बराबर, E प्लस पी डी वी के बराबर होता है। E प्लस पी डी वी के बराबर क्या हो गया, क्यू पी हो गया। E प्लस पी डी वी के बराबर क्या हो गया, क्यू पी हो गया। अब मैं कह दूं जो E प्लस पी डी वी है वो किसके बराबर हो सकता है, डी एच के बराबर हो सकता है। वो किसके बराबर हो सकता है, डी एच के। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, E प्लस पी डी वी जो है वो किसके बराबर हो गया, डी एच के बराबर हो गया, डी एच के बराबर हो गया। तो इसको आगे क्या लिखोगे, डी एच, और ये क्या आ गया, डी टी, किसका है, प्रेशर का, प्रेशर है। तो अपने पास क्या बन गए यहाँ पे, सी पी डेल एच अपॉन डेल टी, और ये कांस्टेंट है पी। तो सी पी का मान हम ये कहें, सी पी जो है डेल एच अपॉन डेल टी, और डेल एच अपॉन डेल टी के बारे में हम क्या लिखोगे, डेल एच डेल टी पी आ गया। इसको हम ये कहें ये क्या है, स्थिर दाब पे प्रेशर दे रखा है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, किसका मान है ये, सीपी का। तो हमने क्या लिखा, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। दूसरा क्या कह रहा है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता लेने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अपने पास क्या है भाई, सी क्यू T2 माइनस T1, यही था सी क्यू T2 माइनस T1, जिसको हमने क्या मान लिया, डेल टी माना। और डेल टी जब मैं कह दूं कि अब इस आयतन वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी वी क्यू वी डेल टी, और डेल टी की मैं बात कर लूँ कि भाई ये वी के सापेक्ष हो जाएगा। तो जब ये सी जो है वो वी के सापेक्ष हम बात करते हैं, ये इसको अभी हम क्या करें, आयतन की बात करें तो वी के सापेक्ष लेंगे। तो वी के सापेक्ष लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, E बराबर Q माइनस डब्ल्यू। अगर मैं कह दूं W क्या है, 0, तो अपने पास क्या आया, E बराबर Q, मतलब W बराबर किया गया कार्य क्या है, 0, तो E बराबर क्या है, Q। कहने का मतलब जो टोटल एनर्जी है वो उष्मा के बराबर है, कि भाई जितनी उष्मा थी वो क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से अपने पास जो क्या आ जाएगा भाई, टोटल उष्मा जो है, जो Q है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। हमने यहाँ भी बात की थी, जो Q है वो किसके बराबर आ गई, E के बराबर आ गया। तो Q जब E के बराबर आई तो अपने पास नीचे क्या लिख दोगे, यही है अपने पास CV
डेल ई अपॉन डेल टी और नीचे क्या है v, क्योंकि ये क्या हो गया CV का संबंध है। तो अपने पास जो है ये और ये, इसको मैं मानूं 1 नंबर, इसको मैं मानूं 2 नंबर, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या है, CP और CV में संबंध है। सॉरी ये कहते हैं ये क्या है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है और स्थिर आयतन पे ऊष्माधारिता है। अब अपने पास ये क्वेश्चन आता है कई बार कि CP और CV में संबंध क्या होगा, तो यहाँ से मैं कह दूँ CP माइनस CV बराबर R, इसको हमें शो करना होता है। ये R कहाँ से आएगा, आदर्श गैस से आएगा, आदर्श गैस से आ जाएगा। तो अपने पास जो है वो CP माइनस CV बराबर R जो है वो किसके अकॉर्डिंग, तो अपने पास CP का मान रखो, CV का मान रखो, आदर्श गैस समीकरण को यूज करो और अपने पास CP CV बराबर हमें क्या करना है, R करना है, क्योंकि अपने पास जो है वो क्या आती है, PV बराबर nRT आती है। n क्या है कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, और यहाँ पे R की वैल्यू लगा दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, CP और CV में संबंध आ जाएगा। तो ऊष्माधारिता का बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है CP और CV में संबंध, तो वो इस संबंध जो है इन दोनों इक्वेशन को यूज करके निकाल लोगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास जो है वो है उदासीनीकरण ऊष्मा की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वो कैसा है, उदासीनीकरण ऊष्मा। न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी या उदासीनीकरण ऊर्जा की बात करें या ऊष्मा की बात करें तो वो कौन सा होता है, किस प्रकार काम में लेते हैं, उसकी बात करें। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की बात की जाए तो हम ये कहते हैं किसी अम्ल या क्षार को, अम्ल प्लस क्षार को या अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो इन दोनों से रिएक्शन होगी तो मेरे पास क्या आएगा, साल्ट आएगा, साल्ट प्लस H2 निकलेगा और वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के साथ साथ हमें क्या होगी, एनर्जी भी निकलेगी। तो यह कह दिया जाए कि एसिड और बेस से जब साल्ट बनता है, साल्ट में लवण बनता है, तो लवण के दौरान हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी भी प्राप्त होती है या एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उदासीनीकरण ऊष्मा, क्या कह रहा है, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो उदासीनीकरण ऊष्मा की बात करें तो सबसे पहले उदासीनीकरण ऊष्मा जो हमने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है कि अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करवाते हैं, कोई एसिड है और कोई बेस, दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे। अगर अपने पास ये कह दे कि भाई एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तब तो इसको क्या दे देते हो, बेस दे देते हैं, तो वो क्या कर देता है, एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है। और कई बार बेस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या दे देते हैं, एसिड देते हैं, एसिड देंगे तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एक बढ़ गया तो दूसरा उसको क्या करेगा, उदासीन करने का काम करेगा। एक बढ़ गया तो दूसरा उसको उदासीन करने का काम करेगा। तो ये कह दिया जाए कि एसिड और बेस की अभिक्रिया जब करवाई गई, या ये कह दिए अम्ल व क्षार के विलयन की जब रिएक्शन करवाई गई, भैया अम्ल का विलयन जो है उसके अंदर क्या डाल दिया गया, क्षार का विलयन डाल दिया गया। तो अम्ल का विलयन था तो उसके अंदर तो क्या थी, केवल और केवल एसिडिटी थी। अब उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई बेस का मॉलिक्यूल, या कहते हैं उसको मैं उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, बेस डालूंगा। जैसे जैसे मैंने बेस की मात्रा बढ़ा दी गई, जैसे मैं बेस डालूंगा एसिड के अंदर, तो बेस डालने का मतलब है कि एसिड तो क्या हो रहा है, एसिड तो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और बेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, बेस जो है बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आता है कि दोनों ही क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, दोनों ही क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। और जहां ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं वहां हमारे पास क्या जाता है, साल्ट प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही साल्ट प्राप्त होगा यहां से कुछ एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को ही हम क्या मानेंगे, उदासीनीकरण ऊष्मा मानेंगे। कि जो बाहर निकली है वही क्या है, उदासीनीकरण ऊष्मा है, उदासीनीकरण ऊष्मा है। तो ये कह दिया जाए कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी। तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। कि भाई उदासीनीकरण ऊष्मा है वो किसके रूप में है, नेगेटिव का मान है, या कहते हैं इसका मान जो है वो हमेशा नेगेटिव के रूप में आता है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करवाओ। सबसे पहले क्या कह रहा है, एसिड और बेस, बेस क्या लिया मैंने, NaOH। किसकी रिएक्शन करवा रहे हो, HCl की। ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन। सबसे पहले कह रहा है एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, साल्ट।
और यहाँ से इनको तोड़ दो, H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, तो ये क्लोरीन Na प्लस क्या ले गई NaCl, क्या निकल गया H2O। यही मैंने कहा जैसे NaCl बना तो अपने पास क्या आ गया साल्ट आया, साथ में क्या बनी H2O और इसके साथ में क्या निकल गई एनर्जी निकल गई, और जो एनर्जी है वो किसके रूप में है नेगेटिव के रूप में। इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई है यही क्या है, जो एनर्जी है वही क्या है उदासीनीकरण उष्मा है। ये एनर्जी निकली जो है उदासीनीकरण उष्मा, या ये कहते हैं जो एनर्जी बाहर निकली है वही क्या है न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी है, उदासीनीकरण उष्मा है। तो हमने बात की उदासीनीकरण उष्मा की। उदासीनीकरण उष्मा क्या कह रहा है, या उदासीनीकरण उष्मा क्या कहती है कि किसी एसिड का जो विलयन है, किसी भी एसिड का विलयन जो है उसके अंदर क्या डाल दिया जाए, कोई बेस डाल दिया जाए। जैसे ही एसिड का विलयन है, एसिड के अंदर क्या होगी एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, बेस के विलयन में क्या होगी बेस की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए उसमें क्या डाला गया बेस डाला गया। जैसे ही एसिड के अंदर बेस डाला गया या बेस के अंदर एसिड डाला गया तो वो दोनों क्या होंगे, जब तक सामने में नहीं आएंगे तब तक दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे, या सामने नहीं होंगे कि भाई जब तक इन दोनों बराबर न हो जाएं। जैसे ही एसिड और बेस की क्वांटिटी बराबर हो गई, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होते ही अपने पास साल्ट प्राप्त हुआ, साल्ट होगा साथ में वाटर निकल जाएगा और क्या होगी एनर्जी निकलेगी। एनर्जी किसके रूप में नेगेटिव के रूप में, और ये एनर्जी जो है वो क्या कहलाई उदासीनीकरण उष्मा कहलाई। ये एनर्जी जो है वो क्या कहलाई उदासीनीकरण उष्मा कहलाई। अब हम ये कहें जो अभिक्रिया है वो किसके मध्य हुई है, यहाँ पे जो अभिक्रिया है उसको ये कह दिया जाए कि H प्लस और OH माइनस के मध्य हुई, कि ये OH माइनस और H प्लस, क्योंकि एसिड और बेस के रूप में हम इन्हीं को काउंट करते हैं कि जो H प्लस रखता है वो हमेशा अम्ल का काम करेगा, जो OH माइनस रखता है वो हमेशा क्षार का काम करेगा। तो नॉर्मली हमें कह दें कि HCl और NaOH के बजाय हम ये ले लें कि H प्लस और OH माइनस के मध्य क्या हुई एसिड बेस की रिएक्शन हुई। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई, दोनों एक दूसरे के साथ आए, जैसे ही प्लस माइनस के साथ आ गया अपने पास क्या बन गया H2O बन गया, और H2O बनते ही क्या बन गया भाई H2O क्या है उदासीन है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है न्यूट्रल होता है, जिसको हम इजीली क्या कर लेते हैं पी लेते हैं। यहाँ तक अपनी बात हो गई। अब ये कह दिया जाए कि यदि अपने पास ये पूछा जाए कि उदासीनीकरण उष्मा का निर्धारण किस प्रकार करोगे, उदासीनीकरण उष्मा का निर्धारण किस प्रकार करोगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि भाई उदासीनीकरण जो उष्मा है न्यूट्रलाइजेशन उष्मा है उसको हम ये कह दें कि जो अपने पास फ्लास्क होते हैं, यह कह दें उदासीनीकरण उष्मा का निर्धारण करेंगे तो यहाँ क्या लोगे कि समान सांद्रता वाले फ्लास्क लेंगे, जिसके अंदर एक में क्या लोगे एसिड डाल लोगे, दूसरे में क्या लोगे बेस लोगे। एसिड और बेस के अंदर हम क्या करेंगे उन दोनों का हम क्या करवाएंगे एक एक बूंद क्या करेंगे उसके अंदर मिलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। कब तक हिलाएंगे जब तक कि वो क्या हो जाए न्यूट्रल में ना जाए। कहने का मतलब अगर एसिड दे रखा है तो अगर अपने पास इसमें एसिड है तब तो क्या करोगे बेस वाले को इसके अंदर डालोगे, और अगर बेस है तो एसिड वाले को इसमें डालोगे। 1 बाय 1 या कहते हैं ड्रॉप टू ड्रॉप डालोगे तो कुछ समय के पश्चात या कुछ टाइम बाद हमें क्या मिलेगा कि एसिड जो है वो न्यूट्रल होने लग गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। भाई समान सांद्रता की ली, समान कंसंट्रेशन लिया हमने कि जैसे ही एसिड की मात्रा या कहते हैं एसिड के अंदर बेस की मात्रा बढ़ी, एसिड के अंदर बेस की मात्रा बढ़ी तो एसिड जो है वो बेस को क्या कर रहा है न्यूट्रल कर रहा है, यही कहते हैं बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रल कर रहा है। एसिड और बेस एक दूसरे को जैसे ही न्यूट्रल करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये कहते हैं लवण प्राप्त हो जाएगा। तो उससे हम क्या करेंगे उदासीनीकरण उष्मा का निर्धारण करेंगे कि भाई ये जो अपने पास एनर्जी है वो क्या है उदासीनीकरण उष्मा है। जो अपने पास एनर्जी है वो कैसी है उदासीनीकरण उष्मा है। अब बात की जाए नेक्स्ट अभिक्रिया की। नेक्स्ट हम ये कहें कि भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया के अलावा इनमें HCl और NaOH के अलावा भी हम क्या ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स की चर्चा कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स की चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं भाई HCl और NaOH के अलावा हम क्या ले लें, इनके अलावा कोई एग्जाम्पल और बात करें उदासीनीकरण उष्मा का तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे। यहाँ से एक और एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास क्या है, ये कहें HCl की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए। भाई HCl तो क्या है एसिड है, इस एसिड के साथ कोई क्या ले बेस ले, तो मैंने क्या लिया LiOH लिया।
तो वही अपने पास अभिक्रिया उदासीनीकरण ऊष्मा जो है वो किस किस के मध्य होती है, H+ और OH- के मध्य होती है। जो OH- देगा तो एसिड जो है वो तो क्या दे देगा, H+ दे देगा, OH- कौन दे देगा, बेस दे देगा। तो यहाँ तो क्या लिख दो, बेस, यहाँ क्या लिख दो, एसिड। रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो यहाँ से OH जो है वो क्या करेगा, इस H को लेगा तो अपने पास पहला तो क्या दे देगा, H2O। अब मैं कह दूँ जैसे ये H2O बन गया, अपने पास क्या बचा, क्लोरीन और लिथियम, तो ये क्या बना ली, लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड बना, H2O बना, और साथ में क्या निकली है, एनर्जी। ये एनर्जी क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो दोनों एग्जाम्पल हमने बात कर लिए कि भाई एसिड का कोई विलयन था जिसके अंदर हमने क्या डाला, बेस को हमने डाल दिया। एसिड के अंदर क्या डाल दिया, कोई बेस डाल दिया, और एसिड के अंदर जैसे ही बेस डालोगे वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल करेगा तो अपने पास जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगी, उसकी हम बात करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं जूल थॉमसन जो गुणांक है, या जूल थॉमसन क्या है, जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, या जूल और थॉमसन का जो इफेक्ट है उसके वो क्या कहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उदासीनीकरण ऊष्मा जो कंप्लीट हुई, उदासीनीकरण नाम से पता चलता है हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब बात करें उदासीनीकरण ऊष्मा के बाद में जूल थॉमसन की। जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट की बात की जाए तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि कौन रुद्धोष्म परिस्थितियों के अंदर क्या कह रहा है, कौन सी परिस्थिति, रुद्धोष्म परिस्थिति में जो गैस होती है, रुद्धोष्म परिस्थिति में गैस को हमें क्या करना है, रुद्धोष्म परिस्थिति में जो गैस है उसको उच्च दाब से, या कह दे उच्च ताप से हम क्या करें, निम्न ताप की ओर करवा दें, या कह दें कि भाई रुद्धोष्म परिस्थिति हमारे पास है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में गैस को हमें क्या करना है, उच्च दाब से कहाँ डालेंगे, निम्न दाब में डालेंगे, निम्न दाब में, किससे, एक छोटे होल के द्वारा, छोटे छिद्र से। तो क्या कह रहा है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी गैस को एक छोटे छिद्र के द्वारा या छोटे छिद्र से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब प्रवाहित किया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास जैसे ये क्या है, एक छोटे होल की कोई नली है, इस नली के अंदर हमें क्या करना है, छोटे ये जो होल है छोटा है, इसमें से क्या करना है कि गैस को क्या करना है, प्रवाहित करना है। जैसे ही इस गैस को मैं क्या करूंगा, इसमें डालूंगा तो इसका प्रेशर पहले क्या था, उच्च था, अब ये क्या हो गया, निम्न हो गया। तो ये कह दें उच्च से निम्न में हमने डाला, उच्च से निम्न में डाला तो इसके ताप में क्या आएगी, कमी आएगी। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा तो टेम्परेचर में क्या आई, कमी आई। क्यों आई, क्योंकि इसके दोनों साइड ही क्या है, प्रेशर है, दोनों साइड ही प्रेशर है। तो ये जैसे इस प्रेशर से होती हुई गुजरेगी तो इसके ताप में यहाँ क्या आ गई, कमी, ताप में यहाँ क्या आएगी, कमी। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये क्या है, गैस है, गैस को क्या किया गया, रुद्धोष्म परिस्थिति के अंदर इसमें से एंटर करवाया गया। ये क्या है, यहाँ तो क्या है अपने पास हाई प्रेशर है, यहाँ क्या है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करवाया गया तो ताप में क्या आई, कमी आई। ताप में कमी कब आई, क्योंकि यहाँ दोनों साइड ही क्या है, इसके ऊपर दाब लगाया हुआ है, दाब लगाने के कारण ये गैस क्या हो गई, ठंडी हो गई, जो हमने क्या कहेंगे, ताप में कमी आई। ताप में कमी या टेम्परेचर में जो कमी आ रही है, ताप में जो कमी आ रही है उसी को हम क्या कहेंगे, जूल थॉमसन प्रभाव कहेंगे। जिसी को क्या कहेंगे, जूल थॉमसन प्रभाव। किसको कह रहे हैं कि गैस से जो गैस थी उसको उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर जब घुमाए मूव करवाएंगे, ले जाएंगे तो इसके ताप में क्या आई है, कमी आई। और ये ताप की कमी जो है वो क्या कहलाएगी, जूल थॉमसन प्रभाव कहलाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन प्रभाव कहेंगे। अब हम बात करें तो जूल थॉमसन प्रभाव जो है वो किसके अकॉर्डिंग है या कौन सी परिस्थितियों में है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में है। ये क्या कह रहा है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में है। और क्या लिया हमने, गैस लिया। तो गैस के लिए हमने बात की है कि केवल और केवल गैस के लिए कि गैस को जब क्या किया जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में डाला जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में डाला जाएगा या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर डालेंगे तो इनके टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। और ताप में ये कमी क्या कहलाएगी, जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाएगी। और इस जूल थॉमसन इफेक्ट को हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं, या ये मैं कह दूं
न्यू से हम इसको शो करते हैं न्यू जे, जूल थॉमसन को इसको न्यू जे से हम सॉल्व करते हैं। अब ये कह दें ताप में जो कमी है भाई, जहां पे जो टेम्परेचर में कमी आई वो क्यों आई, टेम्परेचर में कमी या ताप में कमी जो है दोनों तरफ दाब की उपस्थिति के क्या है, समानुपाती है। कहने का मतलब डेल टी जो है वो समानुपाती किसके हो गया, पी के हो गया। कहने का मतलब डेल टी जो हमने पास किया है, ताप में कमी आई है वो किसके समानुपाती है, प्रेशर के, तो डेल पी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। भाई अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ क्या था, प्रेशर ज़्यादा था तो यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा था। जैसे ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गया तो टेम्परेचर क्या हुआ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर गया। तो हमने क्या कहा कि हाई जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अब ये कह दिया जाए अलग अलग गैसों के लिए जो टेम्परेचर है वो जो या ये इफेक्ट है वो अलग तरीके से होगा, क्योंकि हर एक गैस जो है उसका टेम्परेचर अलग होता है, वो मूवमेंट अलग तरीके से कर सकती है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट की बात हुई। अब बात करते हैं जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक ये क्या कह रहा है, स्थिर एंथैल्पी पर, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में कमी की दर को ही क्या कहोगे, जूल थॉमसन गुणांक कहोगे। जूल थॉमसन प्रभाव के हम बाद में बात करते हैं गुणांक की। इस गुणांक को क्या कहते हो, म्यू जे टी, इसके हम शो करते हैं किसको, जूल थॉमसन गुणांक को। क्या कह रहा है, स्थिर एंथैल्पी पर, स्थिर एंथैल्पी पर गुणांक की बात करें, गुणांक को किससे शो करोगे, म्यू जे टी। स्थिर एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन जो है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। या क्या कहते हैं, ताप में कमी। हमने यहाँ बात की थी जो प्रेशर था उसमें में क्या करना है, तो यहाँ से कह सकते हो दाब के सापेक्ष ताप में कमी की दर कि क्या होगा, या ताप में कमी की दर के, या कह दें ताप में परिवर्तन की जो दर है, ताप में परिवर्तन की जो दर है वही क्या है, जूल थॉमसन गुणांक है। क्योंकि हाई प्रेशर के सापेक्ष हमने लिया है, दाब के सापेक्ष लोगे तो टेम्परेचर में क्या आई है, कमी आई। तो स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष क्या है, दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, जूल थॉमसन गुणांक कहलाएगी, जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। जूल थॉमसन गुणांक, पहला हमने बात किया जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, उसके बाद हम बात करें जूल थॉमसन गुणांक क्या है। तो स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर जो है वो जूल थॉमसन गुणांक है। और ताप में परिवर्तन कब हुआ, जब गैस हमने ली और हाई प्रेशर से जब इसको लो प्रेशर में डाला गया, तो यहाँ हाई प्रेशर में इसका टेम्परेचर भी कैसा था, हाई था। जैसे ही हाई से ये लो की ओर गई तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो टेम्परेचर में जो ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन की दर ही क्या है भाई, दाब के सापेक्ष जो परिवर्तन, जो ताप में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन की दर ही क्या है, जूल थॉमसन गुणांक है। और ये जो ताप में कमी है वो क्या कहलाई, जूल थॉमसन प्रभाव कहलाई। तो ताप में कमी जूल थॉमसन प्रभाव, और ताप में परिवर्तन की दर दाब के सापेक्ष वो जूल थॉमसन गुणांक कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, जूल थॉमसन गुणांक कहलाएगी। यहां तक अपनी बात हुई। अब बात करें तो अपने पास जूल थॉमसन प्रभाव और जूल थॉमसन गुणांक हमने दोनों की चर्चा कर ली। अब अपने पास जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने बात की। इस क्वेश्चन इनमें कुछ ये कह दिया जाए कि अपने पास जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने बात की थी कि वाटर सिस्टम में, तो वाटर सिस्टम जो है वो उसी के अकॉर्डिंग हम सल्फर सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं, CO2 सिस्टम के बारे में बात कर सकते। उस क्वेश्चन को किया था उसी टाइम मैंने बताया था कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद अपने पास जो कार्नो इंजन या कार्नो चक्कर है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। द्वितीय एनर्जी का जो या उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसके बारे में बात कर ली। उष्मागतिकी का प्रथम नियम देख लिया। उदासीनीकरण उष्मा क्या होती है उसके बारे में बात कर ली। हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता क्या होती है उसके बारे में बात की। और अपने पास जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल थॉमसन जो गुणांक है उन सब के बारे में बात की। इसके बाद हम बात करें कुछ क्वेश्चंस और रह जाते हैं जिनके बाद जैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ भी सकते हैं। जैसे अपने पास एक तो है हेंस का नियम, हेंस का नियम ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें हेंस के नियम के बाद में दहन उष्मा,
नॉर्मली जो दहन की उष्मा है, दहन जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्बिशन। कॉम्बिशन का मतलब होता है किसी को जलाने पे जो उष्मा रिलीज होती है वही क्या है, दहन की उष्मा। तो ये कह दिया जाए कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस दहन उष्मा के बारे में बात कर सकते हैं। तो दहन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है या दहन उष्मा के बारे में पूछा जाता है या हेंस का नियम, ये भी दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कार्नो इंजन के अंदर हम बात की तो कार्नो इंजन में कार्नो चक्कर पूछ सकता है, कार्नो साइकिल जो हमने बात की है, कार्नो इंजन के बारे में पूछ सकता है, या फिर ये कह दे कि कार्नो प्रमेय के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये कह दे कार्नो से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ तक अपनी जो आज की क्लास थी वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।